गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगला रूल बताने जा रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस कंटेंट को ध्यान से पढ़ें और समझने का प्रयास करें। रूल नंबर 32। देखते हैं रूल नंबर 32 में क्या मालूम होता है। When an opposition मैं बताऊंगा कि अपोजिशन किसे कहते हैं। इज यूज्ड आफ्टर the subjects the verb will be required as the noun pronoun stands before opposition। पहले इसको हम ये जो रूल नंबर 32 है, पहले इसको हम स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि व्हेन एन अपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट्स, मतलब यदि कोई अपोजिशन किसी सब्जेक्ट के बाद में आता है तो वर्ब विल बी रिक्वायर्ड एज द नाउन प्रोनाउन स्टैंड्स बिफोर अपोजिशन। ठीक है, यदि कोई अपोजिशन किसी सब्जेक्ट के बाद में आता है तो उसका जो वर्ब होता है वो अपोजिशन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है हम उसी के अनुसार वर्ब का डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, मैं एक बार और स्पष्ट कर देता हूँ कि यदि कोई अपोजिशन किसी सब्जेक्ट के बाद में आता है तो उसका वर्ब अपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार उसका वर्ब होगा। एग्जाम्पल देखिए, आई राम सिंह ध्यान दीजिए, यहाँ पर आई के बाद में कॉमा है, इसके बाद में लिखा है राम सिंह, यानी आई जो है अपने को राम सिंह जैसा संबोधित कर रहा है। आई अपने को राम सिंह के जैसा संबोधित कर रहा है। तो यहाँ जो वर्ब होगा वो वर्ब राम सिंह के अनुसार नहीं आएगा बल्कि आई के अनुसार आएगा। तो देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आई
आई कॉमा है और राम सिंह है, आई के बाद कॉमा है और राम सिंह है, तो कॉमा के बाद आई के बाद में राम सिंह है, तो ये राम सिंह जो है आई का अपोजिशन है। ठीक है, राम सिंह आई का अपोजिशन है, तो जो यहाँ वर्ब होगा राम सिंह के माने अनुसार नहीं होगा बल्कि आई के अनुसार होगा। तो आई के अनुसार क्या होता है, तो आई के साथ में तो एम आता है, तो आई एम। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यू कॉमा राम ए विकेट बॉय। ध्यान दीजिए, यहाँ पर यू के बाद में कॉमा है और कॉमा के बाद में राम है, तो राम जो है यू का अपोजिशन है, तो जो यहाँ वर्ब होगा राम के अनुसार नहीं बल्कि यू के अनुसार होगा। तो आप सभी को पता है यू के साथ में आर लगता है या वेयर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आर होगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, सी योर वाइफ ऑनेस्ट लेडी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सी के बाद में कॉमा है और कॉमा के बाद में योर वाइफ है। ठीक है, सी के बाद कॉमा और कॉमा के बाद योर वाइफ, तो योर वाइफ है सी का अपोजिशन है। ठीक है, योर वाइफ सी का अपोजिशन है। ठीक है, इसलिए यहाँ जो वर्ब होगा वो सी के अनुसार होगा, योर वाइफ के अनुसार नहीं। यहाँ जब वर्ब होगा सी के अनुसार होगा, तो सी जब होगा तो ईच। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यू कॉमा बॉय नॉट गोइंग देयर। यहाँ ध्यान दीजिए, यू के बाद में कॉमा है और कॉमा के बाद में बॉय है, तो ये जो बॉय जो है यू का अपोजिशन है। ठीक है, तो जो यहाँ वर्ब होगा बॉय के अनुसार नहीं होगा बल्कि यू के अनुसार होगा। तो यहाँ पर यू के साथ में आर लगता है, तो यू आर, तो हो जाएगा यू आर नॉट गोइंग देयर। ठीक है, एक बार मैं और स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। आई के बाद कॉमा है, कॉमा के बाद में राम सिंह है। ठीक है ना, ये जो राम सिंह है आई का अपोजिशन है, तो जो वर्ब होगा आई के अनुसार होगा, तो आई के साथ में एम आता है। यू के बाद कॉमा है, कॉमा के बाद राम है, तो ये राम जो है यू का अपोजिशन है। ठीक है, इसलिए यहाँ जो वर्ब होगा यू के अनुसार होगा, राम के अनुसार नहीं होगा। सी के बाद कॉमा है, कॉमा के बाद में योर वाइफ है, तो योर वाइफ जो है ये सी का अपोजिशन है, तो यहाँ जो वर्ब होगा वो सी के अनुसार होगा, योर वाइफ के अनुसार नहीं होगा। यू के बाद कॉमा है, कॉमा के बाद बॉय है, तो ये जो बॉय है वो यू का अपोजिशन है, तो जो वर्ब होगा वो यू के अनुसार होगा, बॉय के अनुसार नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं रूल नंबर 33 से क्या पता चलता है।
रूल नंबर 33। अब देखते हैं रूल नंबर 33 क्या कहता है। द यूजेज ऑफ डेयर एंड नीड आर टू टाइप्स। द यूजेज ऑफ डेयर एंड नीड आर टू टाइप्स। इसका मतलब होता है कि डेयर और नीड का यूज दो प्रकार से होता है। डेयर और नीड का यूज दो प्रकार से होता है। पहला प्रकार है एज ए मेन वर्ब। एज ए मेन वर्ब such as eat, go, do, take, laugh, etc. एज ए मेन वर्ब रूल में कहा गया है कि डेयर और नीड का प्रयोग दो प्रकार से होता है। पहला प्रकार है कि डेयर और नीड का प्रयोग हम मेन वर्ब के जैसा करते हैं। ईट, गो, डू, टेक, लाभ। मतलब मेन वर्ब के जैसा करते हैं। मेन वर्ब ईट, गो, ये सब ईट, गो, डू, टेक और लाभ ये सब मेन वर्ब हैं। ठीक है। तो डेयर और नीड का प्रयोग हम मेन वर्ब के जैसा करते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग मैं स्पष्ट कर देता हूँ। इसका मीनिंग ये होता है, जिस प्रकार से हम मेन वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार एस जोड़ते हैं सिंगुलर बनाने के लिए। ठीक है ना। आपको पहले से पता है कि जब मेन वर्ब मूल रूप से प्लूरल फॉर्म में रहता है। ठीक है ना। जब हम मेन वर्ब में एस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर फॉर्म में आ जाता है। तो ठीक है। तो रूल में आपको बताया गया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल में आपको पहले ही बताया गया है कि यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है। और आपको ये भी बताया गया है कि सब्जेक्ट को यदि किसी नाउन में एस जोड़ा जाता है तो वो प्लूरल हो जाता है, किंतु इसके विपरीत यदि किसी वर्ब में हम एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है। तो रूल में कहा गया है कि डेयर और नीड का प्रयोग मेन वर्ब के जैसा होता है। इसका मतलब होता है कि जिस प्रकार से हम ईट, गो, डू और टेक या लाफ या और भी यदि कोई मेन वर्ब है तो हम सब्जेक्ट के अनुसार उसको सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में रखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से डेयर और नीड का प्रयोग हम सब माने मेन वर्ब के जैसा ही सब्जेक्ट के अनुसार रखते हैं। एग्जाम्पल देखिए। जैसे ही डेयर्स नॉट he dares to go there। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए,
चूँकि जब हम मेन माने जिस प्रकार से हम मेन वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार एस सी एस जोड़ते हैं, तो उसी प्रकार से देखिए डेयर में सब्जेक्ट के अनुसार यस जोड़ा गया। क्योंकि ही आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो डेयर में हम यस लगा दिए, ये आपका सिंगुलर फॉर्म हो गया। तो जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, जिस नंबर का सब्जेक्ट है उसी नंबर का आपका उसका वर्ब भी हुआ। ठीक है, तो ही डेयर्स टू गो देयर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सी नीड्स ए पेन। देखिए सी नीड्स, देखिए नीड जो है आपका वर्ब है, और चूँकि सी जो है ये आपका सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसलिए नीड को हम सिंगुलर नंबर बनाने के लिए उसमें एस जोड़ दिया। इसी का यही आपको रूल में कहा गया है कि जिस प्रकार से हम मेन वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार एस सी एस जोड़ करके उसको सिंगुलर बनाते हैं, उसी प्रकार डेयर और नीड का भी प्रयोग हम मेन वर्ब के जैसा करते हैं। अच्छा, दूसरा टाइप है बी, वो है एज मॉडल वर्ब, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। such as can, could, may, might, can, could, may, might, etc। अच्छा, दूसरा प्रकार है डेयर और नीड का। हम दूसरा प्रकार है डेयर और नीड का प्रयोग हम कैन, कुड, मे, माइट। कैन, कुड, मे, माइट जो हैं ये मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब हैं, तो इनके जैसा हम करते हैं डेयर और नीड का प्रयोग। ठीक है, तो अब देखिए, तो जब हम मॉडल ऑक्सिलियरी के समान हम करते हैं, तो ये जो मॉडल ऑक्सिलियरी के समान करेंगे तो डेयर और नीड में ए सी एस नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए, क्योंकि जब हम कहीं भी कैन में एस नहीं जोड़ते हैं, या कूड में हम एस नहीं जोड़ते हैं, या मे में एस नहीं जोड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब हम मॉडल ऑक्सिलियरी के समान डेयर और नीड का प्रयोग करेंगे तो उसमें ए सी एस नहीं जोड़ा जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही डियर नॉट गो डेयर। देखिए यहाँ पर अभी स्पष्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए, ही के साथ में डेयर में एस लगाया गया है, क्योंकि हम यहाँ पर डेयर का प्रयोग आपको मेन वर्ब के जैसा किए हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, ही डेयर, ही जो है यहाँ पर डेयर के साथ में कुछ नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि हम डेयर का प्रयोग यहाँ पर ऑक्सिलियरी वर्ब के समान करते हैं। जैसे हम ऑक्सिलियरी वर्ब में ए सी एस नहीं जोड़ते हैं, उसी प्रकार से डे और नीड का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी नीड नॉट राइट ए लेटर। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, शी आपका चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, लेकिन यहाँ नीड जो है ज्यों का त्यों है। क्यों है? इसलिए कि क्योंकि इस यहाँ पर नीड का प्रयोग हम मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब के जैसा कर रहे हैं। जिस प्रकार मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब में ए सी एस नहीं जोड़ा जाता है, इसीलिए उसी प्रकार जब हम डेयर और नीड का प्रयोग
मॉडल ऑक्सिलरी के समान करेंगे तो उसमें एसीएस नहीं जोड़ा जाएगा। इसलिए देखिए यहाँ पर सी नीड नॉट राइट ए लेटर। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, यू डेयर नॉट go in the forest। यहाँ देखिए, यू डेयर नॉट गो इन द फॉरेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब का अगला स्टेप, अगला रूल क्या बताता है। Rule 34, the sentence which begins with there। देखिए इस लाइन का मीनिंग क्या होता है। द सेंटेंस विच बिगिन्स विथ देयर, मतलब वह सेंटेंस, वह वाक्य जो देयर से शुरू होता है। तब वहाँ पर वर्ब का डिटर्मिनेशन हम कैसे करेंगे। तो जब कोई सेंटेंस देयर से शुरू होता है तो द वर्ब is determined according to the noun which comes after there। देखिए इस पूरे रूल का मीनिंग एक बार हम और स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा है, द सेंटेंस विच बिगिन्स विथ देयर, माने वह सेंटेंस जो देयर से स्टार्ट होता है। ठीक है ना। तो जो जब कोई भी सेंटेंस देयर से शुरू होता है तो देयर के बाद में जो आने वाला नाउन होता है उसी के अनुसार हम वर्ब का निर्धारण करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, माने जब कोई सेंटेंस देयर से शुरू हो तो देयर के बाद में जो आने वाला नाउन होता है हम उसी के अनुसार हम वर्ब का निर्धारण करते हैं। एग्जाम्पल से ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। देखिए जैसे देखिए यहाँ देखिए देयर, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ पर देयर है, यहाँ पर खाली स्थान है, इसके बाद में लिखा है ए बॉय। ठीक है ना। तो यहाँ जो वर्ब होगा ए बॉय के अनुसार होगा। ठीक है ना। यहाँ देख रहे हैं कि बॉय जो है सिंगुलर है तो यहाँ पर जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो वाज भी हो सकता है, इज भी हो सकता है, तब दोनों हो जाएगा। देयर इज ए बॉय इन द फील्ड या देयर वाज ए बॉय इन द फील्ड। ठीक है, आप देखिए
देयर आर मैनी काउज इन द फील्ड। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देयर के बाद में खाली स्थान है, खाली स्थान के बाद में मैनी काउज है। तो ये मैनी काउज जो है, मैनी काउज जो है आपका नाउन है, ठीक है। और क्या, और नाउन होते हुए भी यह क्या है, प्लूरल है। तो जब प्लूरल है तो यहाँ जो वर्ब होगा प्लूरल होगा। तो आप यहाँ पर आर भी लगा सकते हैं या वेयर भी लगा सकते हैं। तब सेंटेंस का रूप क्या हो जाएगा, देयर आर मैनी काउज इन द फील्ड। या यदि वेयर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, देयर वेयर मैनी काउज इन द फील्ड, ठीक है। आर भी हो सकता है या वेयर भी हो सकता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ देखिए, देयर के बाद में खाली स्थान है, खाली स्थान के बाद में लिखा है नो बुक। तो यहाँ बुक जो है आपका नाउन है जो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ वर्ब जो होगा सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर जब होगा तो आप वाज इज भी हो सकता है और वाज भी हो सकता है। तब क्या कैसे पढ़ेंगे इसको, देयर इज नो बुक ऑन द टेबल या देयर वाज नो बुक ऑन द टेबल, ठीक है। तो देखिए, तो रूल में कहा गया है कि यदि कोई सेंटेंस, देखिए ये सब सेंटेंस आपको देर से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो जब कोई सेंटेंस देयर से शुरू होता है, ठीक है ना, तो देयर के जो बाद में जो नाउन आता है, हम उसी के अनुसार हम वर्ब का निर्धारण करेंगे। यदि देयर के बाद में जो नाउन आया वो प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होगा। यदि देयर के बाद में आने वाला नाउन यदि सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं एक दो ठो। ये देखिए यहाँ पर, देयर नो बॉयज इन द स्कूल, देयर नो बॉयज। यहाँ देखिए बॉयज आपका जो है नाउन है जो प्लूरल नाउन है। तो जब प्लूरल नाउन है तो उसका यहाँ जो वर्ब होगा वो आपका प्लूरल होगा, यानी आर भी हो सकता है या वेयर भी हो सकता है। तब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, देयर आर नो बॉयज इन द फील्ड या देयर वेयर नो बॉयज इन द फील्ड, ठीक है। और देखिए एक और एग्जाम्पल, मैनी स्टार्स इन द स्काई। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, देयर मैनी स्टार्स। देखिए देयर के बाद में यहाँ जो स्टार्स जो आ रहा है नाउन है जो प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन है तो उसका वर्ब भी यहाँ प्लूरल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर होगा, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ कि जितना ये जो रूल आपको स्पष्ट हो गया कि यदि कोई सेंटेंस देयर से शुरू होता है तो देयर के बाद तो हमको देखना पड़ेगा कि देयर के बाद में जो नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। यदि देयर के बाद में आने वाला नाउन सिंगुलर है तो उसके पहले सिंगुलर वर्ब होगा। देयर के बाद में आने वाला नाउन यदि प्लूरल है तो उसके पहले आने वाला वर्ब जो होगा प्लूरल होगा, ठीक है। तो आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।